हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के सारे चीज़ों को पढ़ चुके हैं, मतलब समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करना है, माध्यिका कैसे और मोड की गणना कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब हमें शुरू करना है अपकिरण की माप, जिसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिप्रेशन। देखिए, ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई पद है जिसकी आपको स्टडी करनी है तो केवल और केवल केंद्रीय प्रवृत्ति से काम तो चलने वाला होता नहीं है। क्यों नहीं होता? केंद्रीय प्रवृत्ति केवल एक औसत बताता है। ठीक है, क्या बताता है? एक औसत बताता है जिसके अनुसार हम किसी भी चीज का रिजल्ट निकालते हैं। क्या रिजल्ट सही है, क्या वो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है, इन सब चीजों के बारे में भी जानना जरूरी है। इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं अपकिरण। अपकिरण में बहुत सारे मेजर्स है, बहुत सारे माप है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति में माप में हमने 3 चीजों को पढ़ा, और अपकिरण में भी काफी चीजों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें? उससे पहले हमें अपकिरण क्या होता है ये वो समझना पड़ेगा। तो क्या होता है, श्रेणी मतलब जो भी सीरीज, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को अलग अलग सीरीज में रखते हैं। जैसे हमारे पास व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है और अखंडित यानी कि कंटिन्यूस सीरीज है। तो जब श्रेणी के पदों यानी कि अवयवों को बिखराव को पता करने के लिए जिस माप का प्रयोग करते हैं उसे अपकिरण कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीरीज है, मान लो ये देखा 2 5 10 4 6, ठीक है, 2 10 और ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 2 5 10 4 6, इसका हमें डेटा दे रखा है। नॉर्मली इसका एवरेज तब निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने क्या करना पड़ेगा, हम सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या हो गया, 10 10 20 और 10 30 30, और 30 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना जगह 5, यानी कि एवरेज कितना है 5। हम ये मान के चलते हैं इस पद का औसत है 5, लेकिन का इतना ही कह देना काफ़ी है कि औसत 5 है, क्योंकि एक पद जो है 5 का बिल्कुल डबल है, एक पद 5 से छोटा है, एक थोड़ा उसके आसपास है। थोड़ा 5 के आसपास का होना तो सही है, लेकिन अब जो हमारे पास जो माप आया है उस माप से जो पद है उसके बीच की दूरी कितनी है, उसके बिखराव कितना है, कौन सा पद हमारे माध्य से औसत से कितना दूर है, इस चीज को भी पता करना होता है, जिसको अपकिरण के नाम से जानते हैं। और ये अपकरण को दूसरे शब्दों में विचलन कहा जाता है। क्या कहता है? विचलन, मतलब जो गैप है, जो वेरिएशन है वो कितना है। मतलब साफ है, यह बताता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति से विभिन्न पदों के बीच में कितनी विभिन्नता है। जैसे हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति कितना आया, एक पद डबल है, एक पद इससे बहुत छोटा है, तो इनके बीच के जो गैप है उस गैप वो वेरिएशन कितना है, कितने परसेंट का है, कितने पॉइंट का है, इस चीज को पता करने के लिए हम अपकिरण की गणना करते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली में अपकिरण क्यों जरूरी होता है। अपकिरण इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य है। कितने सदस्य है? 5। पांचों सदस्यों को नदी पार करना है, और पांचों सदस्यों को जब नदी पार करना है तो नदी की गहराई, ठीक है ना, नदी की गहराई, तो उस 500 सदस्य का जो मेन सदस्य है, जो लीडर है, जो मुखिया है, उस लीडर ने देखा कि नदी की गहराई को मापा कि नदी की गहराई जो है 5.5 कितना है, औसत है। क्या है? औसत है। और सॉरी 5 ज़्यादा हो गया, 5.1 जो है उसका औसत है। और उसके 5 सदस्य है, एक सदस्य की जो है हाइट जो है, जो उसकी खुद की है 6.5 है, एक की है जो है 5.5 है, 1.4 की 5 है। इसका मतलब 500 सदस्यों का बाद में औसत निकाला तो उसको पता चला उसके 500 सदस्यों का औसत जो है 5.2 है। उसने कहा नदी की गहराई तो 5.1 है, 5.1 इंच है, और हमारे सदस्यों की जो है ये है 5.5 फीट, इंच बता रहा हूँ फीट है। तो इसका मतलब ये हुआ आराम से नदी को हम पार कर सकते हैं। तो ये हुआ, ये जब नदी को पार करने चला तो नदी को पार करते करते उसको खुद को छोड़ के बाकी सारे के सारे नदी में क्या हो गए, डूब गए। अब डूबे क्यों? क्योंकि उसने अपने सदस्यों को हाइट को जोड़ के एवरेज निकाला था, उस एवरेज को उसने नदी के एवरेज के साथ तुलना की। अब एक चीज समझिएगा, अब नदी की गहराई जो है 5.1, क्या एक साथ नदी की गहराई हर जगह एक जैसी होती है? नहीं, कहीं गहराई 5.1, कहीं गहराई 6 फीट, कहीं गहराई 4 फीट।
तो जहाँ 6 फीट था वहाँ वो खुद बच गया और उसके नीचे बाकी सारे उस गहराई में डूब गए। मतलब केवल औसत निकाल लेना ही जरूरी नहीं है, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि कहाँ गड्ढा ज़्यादा है, कहाँ गड्ढा कम है, कहाँ पर गहराई ज़्यादा है, कहाँ गहराई कम है। मतलब साफ है कि नदी की गहराई का माप उस एवरेज के कंपैरिजन में कहाँ पर कितना है, इस बात को जानना जरूरी है। और यही गहरा ही हमारा क्या है, विचलन है। मतलब किस क्या होता है, अगर हमने औसत निकाल दिया, माध्यिका निकाल दिया, माध्यिका तो ये बताया कि ये बीच का पद है, तो भाई जो पद है उसके बीच में कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा भी होगा, उनके बीच में अंतर कितना है, इस चीज को समझना होता है। और उसी के लिए हमें अपकिरण चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा अपकिरण क्या बताता है। अपकिरण बताता है केंद्रीय प्रवृत्ति के आसपास पदों का बिखराव कितना है, कौन कितने दूर है, कौन कहाँ पर है, इस चीज को मेजर करने के लिए अपकिरण यानी कि डिप्रेशन, सॉरी डिस्पर्जन, डिप्रेशन बता रहा हूँ, सॉरी फॉर माउथ टाइम, गलती होगी मेरे से। तो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है, थोड़ा सा और आगे समझे। अपकिरण की परिभाषाओं के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, अपकिरण होता है परिभाषा है। तो डॉक्टर बाउली ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि अपकिरण पदों के विचरण का माप होता है। जो भी पद होते हैं वो पद का विचरण कितना है, कौन बड़ा पद छोटा पद के बीच में कितना गैप है, इस चीज के बीच का अंतर बताता है। और जबकि कॉर्नर ने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए लिखा कि जिस सीमा तक व्यक्ति पद मूल्यों में भिन्नता होती है उसे जो है अपकिरण होती है। हम हर एक पद के बीच का गैप देखते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही अपकिरण है। अब इसी चीज को स्पीगेल के ने भी एक्सप्लेन किया है कि वह सीमा जहां तक समग्र एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे समंकों का विचरण कहते हैं। जितने भी समग्र हमारे पास होते हैं, जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल को देखते हैं कि उसका जो माध्य मूल्य है उसके अनुसार वो कितने दूर तक फैला हुआ है। मतलब माध्य से पदों के बीच की दूरी कितनी है, कितना बिखराव है। पद जो हमारा एवरेज जो आया, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था 5 आया, ठीक है ना, एक का 10 है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 6 है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है उस चीज़ को पता करना पड़ेगा। क्योंकि डिफरेंस के देख के ही हम एक्चुअली में एक्चुअल रिजल्ट का पता कर सकते हैं। इस प्रकार अपकिरण का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय मूल्य के संबंध में व्यक्तिगत पदों के विचरण की प्रकृति को, डिग्री को ज्ञात करना है। हम देखा केंद्रीय मूल्य और हर एक पद के जो व्यक्तिगत विचरण वो कितना है, कितने का जो है वेरिएशन आ रहा है, कि वेरिएशन को समझना जरूरी है। ठीक है, अपकिरण की माप को द्वितीय श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है। एक तो माध्य निकालते हैं, तो माध्य का भी माध्य होता है ये विचलन अपकिरण। ठीक है, अब इसकी वैल्यू महत्व क्या होता है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ के बारे में समझना है तो ये तो इंपॉर्टेंस क्या है भाई, पढ़े क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात तो है माध्य से पदों की औसत दूरी को ज्ञात किया जाता है। दूसरा माध्य, देखिए माथे लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, ये हो गया। तो ये हो गया माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान लगाना। हम ये देखते हैं कि पदों के अनुसार पदों का जो माध्य आया है वो सही है। तो ये तो नहीं कि माध्य और पदों की कहानी अलग हुई, माध्य जो है उसे पदों का मेल नहीं हो रहा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया 2 4 6 और ये हो गया 2 4 6 और ये हो गया 8 8 6 14 14 और 4 14 4 18 और 2 20, ये 20 हो गया। तो इसका माध्य कितना हो गया, कितना हो गया 4 पंजे 20, 5 आ गया, माध्य 5 हो गया। एक और पद लेते हैं, एक और पद लेते हैं, ये हो गया 5 10, ठीक है, सॉरी 5 लेते हैं, 5 7 और 3 कितना हो गया, 5 7 12 और 3 15, 15/3, इसका भी कितना हो गया 5। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 4 पदों का माध्य कितना आया 5, और यहाँ पर 3 पदों का माध्य भी 5 हो गया, माध्य और माध्य दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये पता करना होता है, ये 3 पदों के अनुसार है, ये 4 पद माध्य तो बराबर हो गए, कि जब माध्य बराबर हो गया ये ऐसे ही सही चलेगा नहीं, हमें एक्चुअली में इसके बीच के गैप को समझना होता है कि एक्चुअली में कैसे आया। श्रेणी की रचना की ज्ञान करना, श्रेणी किस प्रकार से, श्रेणी के बीच में ऐसा तो नहीं इक्वल दे रखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस डिफरेंस दे रखा है, बहुत ज़्यादा गैप पे बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। दो या अधिक श्रेणियों की तुलना किया जा सकता है, एक श्रेणी के कंपेरिजन में दूसरी श्रेणी के कंपेरिजन आपस में किया जा सकता है। उच्च सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता प्राप्त प्रदान करना, क्योंकि ये अपकरण उच्च सांख्यिकी जो है प्रकरण है, और नॉर्मली ये जो है हायर स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी आंकड़ों को डीपली समझने के लिए किया जाता है। आज जब अपकिरण की माप की बात करते हैं, अपकिरण को मेजरमेंट की बात करते हैं, अपकिरण के दो प्रमुख माप है, एक है निरपेक्ष माप और एक है सापेक्ष। निरपेक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजर जो एक्चुअल में होता है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, जो किसी से कंपेरिजन किया जाता है, कंपेरेटिव होता है। इस चीज़ को अगर हमें डिटेल से समझना है तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर कि निरपेक्ष मान होता क्या है। जब किसी श्रेणी के बिखराव की माप निरपेक्ष रूप से उस श्रेणी की इकाई में ही व्यक्त की जाती है तो अपकिरण की निरपेक्ष माप कहलाती है। मतलब क्या होता है, जब किसी सीरीज की, कोई भी सीरीज होता है, उसके बिखराव, उसके मेजरमेंट अगर हमें उसी सीरीज के किसी नंबर के आधार पर करते हैं, जैसे लंबाई को मापते हैं किसमें, मीटर में, तो मीटर का जो गैप होगा तो लंबाई को मीटर से मापे जाएंगे तो निरपेक्ष माप है। जैसे कीमत किस में बताया जाता है, रुपए में बताया जाता है, वजन केजी में बताया जाता है, ये निरपेक्ष मान होता है। मतलब ये किसी भी चीज को एक्चुअल वैल्यू को बताता है, रियल वैल्यू को बताता है, तो वो किसी जैसा है वैसा ही, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं सापेक्ष माप, ये सापेक्ष माप वैल्यू को बदल देता है, ये तुलनात्मक बनाता है, परस्पर तुलनात्मक बनाता है, और तुलना करने के लिए क्या करता है, ये निरपेक्ष मान माप का ही प्रयोग करता है, ये अलग से कुछ नहीं होता है, ये निरपेक्ष माप का ही प्रयोग करता है, निरपेक्ष को सापेक्ष में बनाता है। कैसे, इसके मापों की तुलना योग बनाने के लिए इनको सापेक्ष रूप से बदला जाता है। अपकिरण के निरपेक्ष माप को श्रेणी के माध्य से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे अपकिरण की सापेक्ष, इसका मतलब ये होता है सापेक्ष माप जो आया उसको माध्य से, उस पद के माध्य से भाग कर देंगे तो जो है सापेक्ष आ जाएगा, निरपेक्ष, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, भारत के 75% निर्धनता रेखा के नीचे, अगर मान लीजिए भारत के 140 करोड़ आबादी में से, भारत के 140 करोड़ आबादी से में से लगभग आपका कितने प्रतिशत, 37 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रखते हैं, तो ये तो हो गया निरपेक्ष क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू को बताता है। लेकिन इसी भी चीज को जब हम प्रतिशत के रूप में शो करते हैं तो वो सापेक्ष बन जाता है, तुलनात्मक हो जाता है। अब 27% पाकिस्तान के कितने प्रतिशत है, अमेरिका के कितने से तुलना कर सकते हैं। मतलब सापेक्ष माप समग्र श्रेणी की इकाई में व्यक्त ना होकर अनुपात के रूप में या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अपकिरण का गुणांक भी कहा जाता है, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। गुणांक जैसे आप आगे चल के निकालेंगे, विस्तार गुणांक निकालेंगे, प्रमाप गुणांक निकालेंगे, विचलन गुणांक निकालेंगे, ये जो गुणांक है ना यही आपका सापेक्ष माप होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नॉर्मली पॉइंट में या अनुपात में या परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप अपकिरण को मापने की रीतियों की बात करते हैं, दो रीति है, निरपेक्ष और सापेक्ष। जब हम निरपेक्ष की बात करते हैं इसमें विधि है, जैसे विस्तार ज्ञात करना, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक अंतर चतुर्थक विस्तार, ठीक है, माध्य विचलन हो गया और प्रभाव विचलन हो गया, और लास्ट में एक लॉरेंज जिसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी का जो है सापेक्ष माप होता है विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन और माध्य विचलन गुणांक, ठीक है, और प्रभाव विचलन गुणांक। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कैसे किया जाए मैं आपको आने वाले वीडियोस में लगातार बताता रहूँगा। तो आज के इस क्लास में हम इसमें से कौन सा सीखने वाले हैं भाई, ऐसा तो नहीं छोड़ना है, जब शुरू किया है हम बात करेंगे विस्तार, जो सबसे छोटा और सबसे इजी माप है, और ये ट्रस्टवर्दी भी कम होता है, इजी है, ट्रस्टवर्दी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल बीच की दूरी के बारे में बताया जाता है, उस दूरी के बीच में कितना पद आ रहा है उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होती। जैसे चलिए शुरू करते हैं विस्तार के बारे में, विस्तार की कहानी। विस्तार यानी कि रेंज,
रेंज को एक और शब्द यानी कि परास शब्द से भी जाना जाता है, इसको परास भी कहते हैं। ये अपकिरण का सबसे सरल माप है, सबसे इजीएस्ट भी होता है कैलकुलेट करने का। यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कोई भी लंबा चौड़ा जो है मेथड नहीं है, लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है, इजी सा फार्मूला है। एक्चुअली में विस्तार ये बताता है कि किसी पद मूल्य का सबसे अधिकतम पद और उसके जब से न्यूनतम पद के बीच में कितना अंतर है। यूं कहे, जो सीरीज दे रखा है, सीरीज में सबसे बड़ा और सबसे छोटे पद के बीच का अंतर होता है, दैट इज आर इक्वल टू एल माइनस एस, जहां पर एल का मतलब होता है अधिकतम मूल्य यानी कि सबसे बड़ा पद, और एस का मतलब न्यूनतम मूल्य यानी कि सबसे छोटा पद। वहीं पर अगर हम विस्तार गुणांक की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो विस्तार गुणक बराबर हो जाता है जो हमारा विस्तार निकाला डिवाइडेड बाई एल प्लस एस, यानी कि ये इसका सिंपल है कि अधिकतम को न्यूनतम से माइनस करके अधिकतम को न्यूनतम में जोड़ के क्या कर दो, डिवाइड कर दो, भाग कर दो, लास्ट में इसका आंसर जो है किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, यानी कि दशमलव में आएगा, और वेरिएशन का पता चल जाएगा। एक्चुअली में विस्तार केवल इतना ही बताता है कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच में कितना अंतर है, बाकी पदों के बीच में ये कोई भी जो है तुलना अध्ययन नहीं करता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि अधिकतम न्यूनतम का पता चल जाता है, लेकिन बाकी पदों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी हमें सीखना है, क्योंकि आ जाता है, एक दो नंबर शॉर्ट में आ जाता है। विस्तार की गणना कीजिए, कैसे करेंगे, अलग अलग सीरीज में। शुरू करते हैं व्यक्तिगत सीरीज में। निम्नलिखित के विस्तार एवं विस्तार गुणांक प्राप्त कीजिए। हमारे पास ये डेटा दे रखा है, विस्तार और विरस्त। कुछ नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए विस्तार का फॉर्मूला एल माइनस एस होता है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा पद ढूंढना है, 24, 30, 64, 50, 34 और 74। सबसे बड़ा पद मिल गया 74, और सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 24, और कुछ नहीं करना है। तो रेंज बराबर हो जाएगा सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यानी कि 30। इसका मतलब पदों के बीच में 30 का विचलन आ रहा है। अब यहाँ से हमसे कहा गया विस्तार गुणांक ज्ञात करो, विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक करने का फार्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, मतलब 74 माइनस 24 बटे 74 प्लस 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 74 माइनस 24 कितना हो गया, 30, और 74 प्लस 24 कितना हो गया, 4 4 8, और ये हो गया 9। 98 से 30 को हमें क्या करना है, भाग करना है। तो 98 से अगर 30 को भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड करके देखते हैं, ये हो गया 98 और 0, पॉइंट लगाया, जोड़ बढ़ाया, 9 तिया 27, 8 तिया 24, ज़्यादा हो जाता है तो ये जाएगा 2, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और 1 19, बचेगा कितना, 4। इधर से 9 से 9 हो गया 0, इधर से इसका मतलब 3 बार जा सकता है, 8 तिया 24 का 4, 9 तिया 27, 28 29। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, 6, और पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा सकते हैं, अब और जुड़वा सकते हैं। तो ये हो गया 600। कितनी बार जाएगा, 9 संग 54, 6 बार, तो कितना आ गया लगा, 0.306 या 0.31। ये हमारा हो गया विस्तार गुणांक। ठीक है, ये डेसिमल में ही आता है। अब इसी के आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित के विस्तार एवं विस्तार गुणांक की गणना कीजिए। ये जो है हमारे पास कौन सा पद है, ये दे रखा है हमारे पास, कौन सा पद, ये है, इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। और खंडित श्रेणी में भी वही सेम है, हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पर कोई अलग फार्मूला नहीं है, एल माइनस सबसे छोटा और सबसे बड़े का अंतर। तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, ये पद। हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है, भूल जाओ फ्रीक्वेंसी को। सबसे बड़ा पद कौन सा है, 35, और सबसे छोटा पद कौन सा है, 5। दोनों का अंतर निकाल लो, 35 माइनस 5 यानी कि 30 हो गया। अब यहीं पर इसका क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कोफिशिएंट, विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक कितना हो जाएगा, विस्तार गुणांक बराबर एल माइनस एस और एल प्लस एस, यानी कि 35 माइनस 5 और 35 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये, 30 बटे 40। तो भाग कर देंगे 4 से 3 को, पॉइंट लगाया,
चार सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 0.75। ये हो गया हमारा विस्तार गुणांक। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट अगर करना हो किसमें, अखंडित श्रेणी में, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में, तो अगर कंटिन्यूस सीरीज में बात करते हैं, यहाँ पर भी हमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। विस्तार बराबर हो जाता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे लास्ट पद को देखिए, इसको तो भूल ही जाना है 80। सबसे छोटा सबसे पहला पद को देखिए 10। बस हो गया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो रेंज बराबर हो जाएगा 80 माइनस 10 यानी कितना, 70। अब निकालेंगे विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक बराबर हो जाएगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। इसका मतलब ये हो गया 80 माइनस 10 बट्टे 80 प्लस 10 माइनस 70 और 90। तो हम 9 से 7 को भाग करेंगे, पॉइंट लगाया, जरूर आया, 9 सत्ते 63, बचेगा 7, 9 सत्ते 63, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आंसर आएगा 0.77। ये सिंपल सा कैलकुलेशन मेथड है। अगर यहाँ तक आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगता है, आपकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा सर ये प्रॉब्लम है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।